जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक है वो हिंदी का है, यानी नौवां वीडियो मैं हिंदी का लेके आया हूँ, जो कि यूपी पुलिस का भी जो एग्ज़ाम हुआ है इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है। तो ये सामान्य हिंदी का ये हमारा नौवां वीडियो है हिंदी का। और इसमें हम लोग तीन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है और आपका हिंदी है। तो ये सारी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं और ये सामान्य हिंदी का ये हमारा नौवां वीडियो है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी और भी बच्चे हैं उनको जो यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हो चल रहा है अभी, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, वीडियो उनको उनके तक जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज भी हम लगभग 20 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा 131वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक का अनेकार्थी मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है कि अंक के कौन कौन से शब्द और बन सकते हैं। अनेकार्थी, पर्यायवाची, ये सारे जो है एक ही तरह के वर्ड होते हैं, बस आपको सिर्फ चीज़ों को समझना होता है। बहुत बच्चे अनेकार्थी का मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो पर्यायवाची अनेकार्थी एक ही है। मतलब अंक के कौन कौन से आपको यहाँ पे चीज़ें शब्द और कौन कौन से। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अंग, गोदी, हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी दिया है गोद, गोद, संख्या, अध्याय। ऑप्शन नंबर सी दिया है संख्या, भाग, टुकड़ा। और ऑप्शन नंबर डी दिया है अध्याय, समय, अवस्था। तो इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर होगा, यानी गोद, संख्या और अध्याय इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 131वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी इज द करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 132वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर भी बताइए। कमेंट करके देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, देखते हैं। कह रहा है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, ये जो आपका वाक्य है इसमें कह रहा है कि एक वर्ड में आपको लिखना है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि का वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको लिखना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है लज्जा, ऑप्शन नंबर बी है निंदा, ऑप्शन नंबर सी है आत्मग्लान, या ऑप्शन नंबर डी है पश्चाताप। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा कि अगर आपको अपराध होता है और अगर आप उसकी ग्लानि करते हैं, ग्लानि मतलब उसका पछतावा करते हैं, तो उसको एक वाक्य में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है। तो उसका जो मतलब होता है पश्चाताप होता है। क्या होता है? पश्चाताप इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग 133वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीर, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। एक दिया है चिर और एक दिया है चीर। तो ये दो वर्ड दिए गए हैं, दो शब्द दिए गए हैं, इन्हें दोनों को आपको समझना है। तो ऑप्शन नंबर ए है लंबा, प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी है वस्त्र, पुराना। ऑप्शन नंबर सी है पेड़, वस्त्र। और ऑप्शन नंबर डी है पुराना वस्त्र। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? आपको तो पता है कि एक जो चीर होता है वो कपड़े से ही तात्पर्य है, लेकिन चीर का क्या मतलब होता है इसको आपको समझना है। तो 133 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा, पुराना और वस्त्र। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 134वां क्वेश्चन है। कह रहा है सम उपसर्ग से शब्द बना है। सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है इसमें आपको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है संयोग, ऑप्शन नंबर बी है सुकर्म, ऑप्शन नंबर सी है संभाव, ऑप्शन नंबर डी है स्वयं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 134 का ए इज द राइट आंसर होगा संयोग। संयोग सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 135वां क्वेश्चन। कह रहा है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है गीला, ऑप्शन नंबर दिया गया है लाल, ऑप्शन में दिया है ला और ऑप्शन नंबर डी है इला।
तो इसका जो राइट आंसर होगा 135 का राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा इला। इला इज द राइट आंसर होगा। रंगीला में जो प्रत्यय प्रयोग किया गया वो इला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 136वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर दिया है गुण, ऑप्शन नंबर दिया है यण, ऑप्शन नंबर सी दिया है वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? 136 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर होगा। गुण है। क्या कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 137वां का देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको क्या करना है? चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है उसका शिमला जाना है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य आपको चूज करना है, शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो उसका शिमला जाना है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है उसने शिमला जाना है, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी दिया है उससे शिमला जाना है, शिमाला जाना है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं उसे शिमला जाना है, तो ये इज द राइट आंसर, यानी डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसे शिमला जाना है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 138वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सज्जन शब्द में समास क्या है? सज्जन शब्द में समास आपको ढूंढना है, कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। तो सज्जन में कौन सा समास होगा? 138 का ए इज द राइट आंसर होगा। कर्मधारय समास इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 139वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 39 का डी इज द राइट आंसर होगा, यानी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 140वां क्वेश्चन है। कह रहा वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। रेखांकित यानी दिन भर का आपको अवयव का भेद बताना है। कौन सा भेद है इसमें? वह दिन भर पढ़ता है, दिन भर का आपको अवयव भेद बताना है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है परिणामवाची, ऑप्शन नंबर बी है निपात, ऑप्शन नंबर सी है समुच्चयबोधक, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक। तो इसमें कौन सा भेद होगा? 140 का बी इज द राइट आंसर होगा, निपात। निपात इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 141वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये कोष्टक में जो दिया है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को वो दिया है, कभी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देके उसका नाम पूछता है, तो ऐसे चिन्हों का आपको ध्यान देना होगा कि कौन से चिन्ह है। तो हिंदी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी है अल्प विराम, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर डी है विस्मय बोधक। तो इस तरह का जो आपका सिंबल होता है ये विस्मय बोधक का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 42वां क्वेश्चन है। कह रहा है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है गुण दोष की परख करना, ऑप्शन नंबर सी है बहुत मीन मेख निकालना, ऑप्शन नंबर डी है मुश्किल काम करना। तो बाल की खाल निकालना क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही मीन मेख निकालना, मतलब बहुत ही गलतियां निकालना, बहुत ही चीजों को परखना। ठीक है, तो बहुत ही मीन मेख निकालना होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 143वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये आपको लोकोक्ति दिया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन नंबर बी चांद न दिखाई देना, ऑप्शन नंबर सी 4 दिन चांद दिखना, ऑप्शन नंबर डी है सुख ही सुख होना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि थोड़े दिन का सुख हो गया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थोड़े दिन का सुख से तात्पर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? कह रहा है ऑप्शन नंबर ए प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो नाम दिया वो पूरा नाम नहीं दिया है। कामायनी के लेखक कौन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो देखिए प्रसाद मतलब होता है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये पंत जी हैं महादेवी वर्मा है। तो जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रसाद जी। चलिए अब हम 45 से 49 तक कुछ गद्यांश है, उस गद्यांश को पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहा है। गद्यांश में कह रहा है कि 145 से 149 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर आपको दीजिए देना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कविता के मर्म और रसिक स्वयं कवि के महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने से ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का आनंद कर सकते हैं। वहीं पूज्य नहीं पुजारी ही है, बड़ा सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाला ही बड़ा होता है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है हमारी चाह में हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इस पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती, कितने उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती, कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की होती है कीमत है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं उस स्थान पर पहुंचा हूं जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है। उस समय श्रेय में हमें उन्हीं गुरु का है। ठीक है, तो ये गद्यांश दिया है, इस गद्यांश के आधार पे आपको उत्तर देने हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, तो देखिए 145वां प्रश्न जो कह रहा है, कविता का ममग्र तथा रसिक कौन हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो कविता सुनता है। ऑप्शन नंबर सी है जो कविता सुनकर दाद देता है। ऑप्शन नंबर डी है जो रसपान करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 146 क्वेश्चन है, कह रहा अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म, जाति तथा धर्म, आचार विचार, भक्ति तथा श्रद्धा, रंग तथा रूप। तो अच्छा गुरु क्या देखता है, ये आपको गद्यांश के आधार पे ही आपको इसका आंसर देना है। तो 146 का जो राइट आंसर है वो सी होता है, यानी भक्ति और तथा श्रद्धा देखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 147 क्वेश्चन है, कह रहा पुष्प का सौंदर्य किसमें है? ऑप्शन नंबर ए है तोड़ने वाली दृष्टि में। ऑप्शन नंबर बी है देखने वाली दृष्टि में। ऑप्शन नंबर सी है पुष्प में और पाने वाले की दृष्टि में। तो जो पुष्प का सौंदर्य है वो देखने वाले की दृष्टि में है, कि वो किस तरह से पुष्प को देख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए 148वां क्वेश्चन है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उसी गुरु का है, कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन नंबर ए है गुरु के प्रति घृणा। ऑप्शन नंबर बी है गुरु के प्रति अपनापन। ऑप्शन नंबर सी है गुरु के प्रति शिष्य भाव, या ऑप्शन नंबर डी है गुरु के प्रति श्रद्धा। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, गुरु के प्रति शिष्य भाव इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 149वां क्वेश्चन है, कह रहा पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या है? पथ जो है शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? मार्ग, भोजन, यात्री या पथिक। तो इसमें कौन सा होगा? 149 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी मार्ग। मार्ग इज द राइट आंसर होगा। 150 का है, कह रहा निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? रीतिकाल के कवि कौन है पूछ रहा है, कह रहा है तुलसीदास, कबीरदास, बृंद या सूरदास।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस 150 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृंद जी थे जो रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी चल रहा है यूपी पुलिस में, आप इन क्वेश्चनों को अगर रिपीट करके जाते हैं तो आपको तमाम चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।